पूंजी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज से बैंकिंग के क्षेत्र में एक बड़ी और नई शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की है। क्या है ये यूनिट्स और कैसे आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इस खबर पर आज न्यूज नाइट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर की मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी कब से और कहां होने जा रही है शुरू। होगी बात दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को आए समन की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। बढ़ते डिजिटल लेन देन को बताया स्टार्टअप और आत्मनिर्भर होते भारत की बड़ी ताकत। मेडिकल की किताबें अब हिंदी में मातृभाषा में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया अहम कदम। ग्वालियर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल विस्तार की भी रखी आधारशिला। मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, सोमवार को करेगी पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने जताया गिरफ्तारी का अंदेशा। भाजपा ने बताया सियासी दबाव बनाने का कार्ड। कहा जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त सोमवार को होगी जारी। प्रधानमंत्री करेंगे किसान सम्मान सम्मेलन का शुभारंभ। दोपहर बाद अन्य कार्यक्रम में गुजरात के 50 लाख लाभार्थियों को वर्चुअली वितरित करेंगे आयुष्मान कार्ड। चौबीस साल बाद कांग्रेस चुनेगी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष। देश भर में बनाए गए हैं 36 मतदान केंद्र। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में है मुकाबला। 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। बीजिंग में शुरू हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन। उद्घाटन सत्र में शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर दिखाया कड़ा रुख। माओ के बाद शी को तीसरा कार्यकाल मिलना माना जा रहा है तय। आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले की हुई शुरुआत। पहले ही दिन दिखा बड़ा उलटफेर। एशिया कप 2022 की विजेता श्रीलंका को नामीबिया ने 55 रन से दी करारी शिकस्त। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत के अमृत काल के अवसर पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को आज समर्पित की हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये इकाइयां डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को प्रधानमंत्री ने डिजिटली राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गरीबों, वंचितों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े, उसी दिशा में ये कम इंफ्रा में ज्यादा सुविधाएं देंगी। आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे।
देश में यूपीआई जैसे स्वदेशी विकसित प्लेटफॉर्म ने भी वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में क्रांति लाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ गरीब और मध्यम वर्ग की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते से लेकर अब तक की यात्रा के दौरान मौजूदा केंद्र सरकार का अप्रोच वंचितों तक खुद पहुंच बनाने की रही है। साथ ही बताया कि विभिन्न योजनाओं के लाभ का हस्तांतरण हो या फिर लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचानी हो, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया, एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। नई तकनीक को सामान्य नागरिकों की पहुंच में लाने, उसके इस्तेमाल से एक मजबूत व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने बैंकों की शाखाओं से अपने क्षेत्र के 100 छोटे उद्यमियों को डिजिटल बैंकिंग से 100% जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत की डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। डिजिटल इकोनॉमी आज हमारी इकोनॉमी भी और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी एमएसएमईज जेम जैसी व्यवस्था के जरिए सरकारी टेंडरों से भी भागीदारी कर रहे हैं। उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। जेम पर अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों के मद्देनजर भारत को तैयार रहने, तकनीक को अपनाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से रखा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वित्तीय समावेशन की बात हो या 70 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड की ताकत देनी हो या फिर 99% से ज्यादा गांवों को उनके ही 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग सेवा उपलब्ध करानी हो, ये सब सामान्य जन के सशक्तिकरण की एक पहल है। और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत के डिजिटल इंफ्रा की अब प्रशंसा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की तो वो कैसे काम करती हैं ये यूनिट्स और कैसे आम लोगों को और अर्थव्यवस्था को मिलेगा इस प्रकार की बैंकिंग यूनिट्स का फायदा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या होते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डीबीओ की स्थापना करने के पीछे सरकार का लक्ष्य देश के कोने कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ को पहुंचाना है। इस योजना में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। सरकार के इस प्रयास में 11 सरकारी बैंक, 12 निजी बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक हिस्सा ले रहे हैं। डीबीओ में कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? डीबीओ में आम लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, फंड ट्रांसफर, नामांकन, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टैम्प पेमेंट निर्देश देने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का विवरण देखने, करों का भुगतान करने, बिलों का भुगतान करने और नामांकन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्या होती है डिजिटल बैंकिंग यूनिट? देश के वो कमर्शियल बैंक जो पहले से ही डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, अब उन्हें डिजिटल बैंक यूनिट चलाने की भी अनुमति होगी। यह डिजिटल बैंक यूनिट्स फिजिकल होंगे, यानी इन यूनिट्स में आप जा पाएंगे और वहां पर उनकी सेवाएं ले सकेंगे जो पूरी तरह से डिजिटल होंगी।
ग्राहकों को क्या होगा फायदा? एक अनुमान के मुताबिक देश में डिजिटल बैंकिंग का लाभ अब तक करीब 20 करोड़ भारतीयों तक ही पहुंचा है। अब भी करोड़ों नागरिक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। ऐसे में डीबीयू की पहुंच से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से बाहर के लोग अब डिजिटली कनेक्ट हो पाएंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट से बढ़ेगी वित्तीय साक्षरता। डिजिटल बैंकिंग यूनिट ग्राहकों को बेहद किफायती कीमत पर डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो साथ ही ये यूनिट्स वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा भी प्रसार करेंगे। साइबर सुरक्षा का भी प्रसार करेंगे और लोगों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे। ग्राहकों की समस्या का होगा समाधान। डीबीयू में ग्राहकों की समस्या का त्वरित समाधान कराने की व्यवस्था होगी। इसे डीबीयू की ओर से सीधे या फिर बिजनेस सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। डीबीयू में ग्राहकों को कोई नुकसान न हो और ऑनलाइन ही सभी सेवाओं का लाभ आसानी से मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। डीबीयू का अधिक फोकस डिजिटल बैंकिंग पर होगा। अर्थव्यवस्था को क्या होगा फायदा? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के माध्यम से अब बैंकों की पहुंच देश के उन सुदूर इलाकों में भी होगी जहां अभी तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाई या फिर वहां बैंक के ब्रांच स्थापित करना किसी कारण से मुश्किल है। इस कदम से न सिर्फ बैंक ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे पाने में संभव होंगे, बल्कि बैंक अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। सरकार ने वादा पूरा किया। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय आम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी, जो आज पूरी कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और भारत में मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था और बढ़ते वित्तीय समावेशन की वजह से बहुत बड़ा एक बदलाव जमीन पर आ रहा है। आम लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं तो तकनीक आधारित पारदर्शी योजनाओं का फायदा भी आम लोगों तक बेहतरी से पहुंच रहा है। कैसे भारत ने बीते कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं से आम लोगों को मजबूत किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की योजनाओं का फायदा लाभार्थी तक ना पहुंच पाना अब पुरानी बात हो गई है। जब से मोदी सरकार ने हर सामाजिक योजना के लाभार्थी को सीधे खाते में पैसे भेजना शुरू किया है, उसके बाद एक ऐसी पारदर्शी तकनीक आधारित व्यवस्था बनी है कि दिल्ली से चला पैसा अब पूरा का पूरा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने सबसे पहले देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक हर व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बीड़ा उठाया और जनधन खातों के द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद हर सामाजिक योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा गया, जिसका असर ये हुआ कि अब ना तो गैर लाभार्थी लोग अब योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं और ना ही बिचौलिए लोगों का हक मार पा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ सरकार का लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचा है, बल्कि बचा हुआ पैसा देश की जनता के काम आ रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 53 मंत्रालयों की 318 सामाजिक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 25.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे सामाजिक लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। मोदी सरकार ने जब से डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया है, उसके बाद से करीब 2.22 लाख करोड़ रुपए की सरकार को बचत हो चुकी है। पहले ये पैसा बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन अब ये पैसा देश के काम आ रहा है। जैम यानी जनधन आधार मोबाइल के लागू होने के बाद से सामाजिक योजनाओं के नाम पर फायदा उठाने वालों में से करीब 10 लाख फर्जी लाभार्थी गायब हो गए हैं, तो वहीं 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन धारक भी गायब हो गए हैं। यही नहीं, आधार कार्ड को योजनाओं का आधार बनाने के बाद से करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारक भी हवा हो गए हैं। मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया था, आज वो अभियान करीब 47 करोड़ जनधन खाते के आंकड़े को छू चुका है, जो दुनिया में एक मिसाल है। इतना ही नहीं, जब से मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को आधार बनाया है, उसके बाद से न सिर्फ पारदर्शी व्यवस्था लागू हुई है, बल्कि लोगों की जिंदगी भी आसान हो रही है। बढ़ती डिजिटल साक्षरता के बाद से भारत ने पूरी दुनिया के सामने कई मामलों में मिसाल पेश करना शुरू कर दिया है। साल 2016 से लेकर अब तक देश में 219 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% भारत में होते हैं। भारत का यूपीआई व्यवस्था दुनिया के तमाम विकसित देशों से बहुत बेहतर है। भारत में चीन के मुकाबले 2.7% अधिक डिजिटल पेमेंट होते हैं।
भारत में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के कुल डिजिटल पेमेंट्स के मुकाबले 6.5% अधिक डिजिटल पेमेंट होते हैं। ये आंकड़ा इस बात को बताने के लिए काफी है कि डिजिटल पेमेंट में भारत आज तमाम विकसित देशों से कितना आगे बढ़ चुका है। तो वहीं देश में चल रही सामाजिक आर्थिक योजनाओं में डिजिटल पेमेंट को जोड़कर कितनी बड़ी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है और इन सभी सफलताओं के आधार में मजबूत होता बैंकिंग सिस्टम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, वित्तीय समावेशन से लोगों को जोड़ा जा रहा है, योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़े गेम चेंजर के तरीके से जमीन पे तस्वीर को बदल कर लेकर आ रही है। इसी विषय पे हम बुलेटिन के अगले हिस्से में विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का कल उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअली रूप से शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत देश में उर्वरक की खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के eKYC को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर के सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों तक वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिक को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में MA योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक थी। बाद में इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य MAV योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से पिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें।
The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पहली बार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में MBBS की 3 पुस्तकों का आज विमोचन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में हिंदी में MBBS की पढ़ाई का शुभारंभ किया। उन्होंने 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया जो कि हिंदी में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य में 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जल्द ही हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी। जबकि मेडिकल छात्रों ने MBBS के पाठ्यक्रम जारी होने पर खुशी जाहिर की। गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। वहीं ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखी। राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का 180 एकड़ में 446 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 8 साल में जहां एक ओर अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों का हल सफलतापूर्वक निकाला है, तो वहीं तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण के लिए मौजूदा केंद्र सरकार लगातार सुधारों की प्रक्रिया को भी लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और अवसरों की समानता देने के लिए भी प्रयासरत है। भोपाल से दीपक जैन और ग्वालियर से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह शुभारंभ देश में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इससे लाखों विद्यार्थी जहां अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, वहीं उनके लिए अवसरों के भी अनेक द्वार खुलेंगे। अगली खबर से रूबरू कराते हैं जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है। बीते लंबे समय से दिल्ली की सियासत में केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति एक बड़ा मुद्दा और मसला बनी हुई है। इस मामले में दर्ज FIR में आरोपी नंबर 1 के रूप में मनीष सिसोदिया को कल CBI ने पूछताछ के लिए समन बुलाया है। इससे पहले दिल्ली की शराब नीति के मामले में CBI और ED ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, जिसके बाद बाकी आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती जा रही है। दिल्ली की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले की जांच कर रही CBI ने पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार की सुबह 11 बजे तलब किया है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान कराने का आरोप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे घर पर 14 घंटे CBI की रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला।
मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में आरोपी नंबर 1 हैं। उन्हें पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। साथ ही याद दिलाया कि लोकपाल का वादा करने वाले केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था, अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी सियासी दबाव की राजनीति करती दिख रही है। उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि वो खुद को सर्टिफिकेट देने का काम न करे। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गिरती हुई भाषाई मर्यादा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए हमला बोला। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल सीबीआई ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। जांच एजेंसियों पर दबाव मत बनाइए, गलत बयानी मत करिए, खुद को सर्टिफिकेट देने की मशीन मत बनिए। इस देश में न्यायालय है, वो इंसाफ करते हैं। देश की जनता है, वो आपका भ्रष्टाचारी रूप देख रही है। गौरतलब है कि आबकारी नीति पर मुख्य सचिव की प्रारंभिक जांच में मनीष सिसोदिया की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों शराब कारोबारियों के लिए काम करने वाले अभिषेक बोइनपल्ली और कारोबारी एवं आम आदमी पार्टी के नेता विजय रायर को गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी अब तक 125 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने मतदान केंद्रों पर सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाल सकेंगे। मंगलवार को बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचेंगे और बुधवार को मतगणना होगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान करेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए यात्रा के स्थान पर ही विशेष बूथ बनाया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इस वजह से पूरे पीआरओ जितने हैं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। बैलेट बॉक्स के साथ में, बैलेट पेपर के साथ में सभी लोग टिक मार्क करेंगे। 2 में से किसी भी कैंडिडेट जो उनकी पसंदगी का होगा। वो कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers,
fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat, Hindustan Aeronautics Limited, driving excellence in aerospace and defense. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। हमने इस बात का जिक्र बुलेटिन की शुरुआत में खबर दिखाकर किया था किस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की है। उसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स से बढ़ेगा वित्तीय समावेशन और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सरकार का प्रयास है किस तरीके से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर के सुब्रमण्यम, जो कि फॉर्मर सीईई यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के रहे हैं, और साथ ही साथ वो ईडी हैं इस वक्त इलेक्ट आईएमएफ में। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि आज एक इवेंट है तो उसके बारे में हम बात करें। ये बैंकिंग व्यवस्थाओं को और मजबूत करने में, लोगों तक बैंकों को पहुंचाने के लिहाज से जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की जो शुरुआत की गई है, ये क्या एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगी? क्या ये ज्यादातर लोगों को जोड़ पाएंगी बैंक के साथ में? आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कदम लिया है, ये डिजिटल इंडिया जो 2014 से जो डिजिटल इंडिया पे जो पहल चल रही है, उसमें एक बहुत अहम कदम है। क्योंकि यदि आप देखें तो एक जो मुद्दा है ऋण, जो हमारे जो गरीबों को जो ऋण दिया जाता है, उसमें बाकी देशों के मुकाबले भारत अभी और बहुत भारत को कदम उठाने हैं। काफ़ी करीब 30-35% ऐसे लोग हैं गरीबों में जिनको ऋण नहीं मिल पाता, जो कि उद्योग शुरू करना चाहें तब भी उनको वो जो पूंजी है वो हो नहीं पाती। तो इसलिए ये जो डिजिटल जो बैंक 75 साल की जो हमारी इंडिपेंडेंस की जो वर्षगांठ है, उसके चलते 75 ब्रांचों में शुरू करना, डिस्ट्रिक्ट में शुरू करना, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे गरीबों के लिए बहुत फायदा होगा। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, जिसमें करीब 45 करोड़ जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और काफ़ी सारे अकाउंट जिनमें एक्चुअली काफ़ी गतिविधियां भी होती हैं, तो उसमें से जो डेटा निकलता है, उस डेटा का इस्तेमाल करके जो ऋण है ये दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही अहम कदम है मेरे अनुसार। जी डॉक्टर सुब्रमण्यम, क्योंकि आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है, और एक तरीके से आपके फोन में, या कहा जाए जो आपके एक डिजिटल फुटप्रिंट है, वो हर तरीके से मौजूद है बैंकिंग सेवाओं के आधार पे। ये जो एक डिजिटल लिटरेसी को आगे बढ़ाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा कदम उस लिहाज से भी होगा? और हम साइबर सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो उसको लेकर भी अवेयर करने के लिहाज से भी ये एक मददगार साबित होगा? हाँ, यदि आप देखें तो बाकी देशों के मुकाबले भारत में जो स्मार्टफोन है और जो फोन्स, जो फीचर फोन्स हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे जो एक जो अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल जो इंक्लूजन है और फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, तो उसके लिए जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो किया गया है बहुत अहम है। हाँ, ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी डिजिटल पहल होती है, उसके साथ जो उसमें डेटा आता है और जो साइबर सिक्योरिटी की जिसके बारे में चिंता जब होती है, तो उसके बारे में बताना और उसके बारे में जो लोगों को खबर पहुंचाना कि आप वो सावधान रहें, ताकि उनकी जो डेटा है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो इन सब में जो ये पहल है, ये बहुत काम आएगा। जी डॉक्टर सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात सामने रखी तो इस बात को मोटे और बृहद तौर पे सामने रखा कि कैसे एक बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में तमाम कदम उठाए गए हैं, जहां पे बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो बैंकों की जो पूरी व्यवस्था है, उसमें भी एक बड़ा रिफॉर्म्स किया गया है, खासतौर से बैंकों को मजबूत करने को लेकर। आपको लगता है कि ये सब कदम एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर की?
हाँ, ये बहुत अहम है। आपको ध्यान में रखना होगा कि 2013 से पहले जो हमारे जो सरकारी बैंक थे, उन्होंने जो गलत कर्जा देकर जो बड़े उद्योगपति और ऐसे उद्योगपति जैसे विजय मल्ल्या जैसे लोग हैं जिन्होंने ऋण वापस नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को ऋण देकर हमारी सरकारी बैंकों की जो हालत थी वो बहुत खस्ता हो गई थी। उसको जो पिछले सालों में काफी सुधार किया गया है। उसको एक अहम कदम ये उठाया गया कि बैंकों की जो उनकी जो गतिविधियां हैं उनमें सरकार दखलंदाजी नहीं करती, बैंक अपना निर्णय खुद लेते हैं। तो ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि 2013 तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि काफी सारा जो दखलंदाजी के कारण ऐसे गलत ऋण दिए गए और ऐसे फैसले लिए गए थे। तो ये बहुत अहम कदम है। दूसरा, यदि आप देखें तो बैंकों का जो उनका जो इक्विटी कैपिटल जो कहते हैं, वो उसमें काफी अभी वृद्धि लाई गई है। कोरोना के दौरान काफी चिंता थी लोगों को कि हमारे सरकारी बैंक किस तरह उभर के आएंगे, लेकिन कोरोना के दौर के बाद हमारे जो सरकारी बैंक हैं ये काफी अच्छे स्थिति में आए हैं। तो ये कभी बहुत एक अच्छा मौका है जिससे कि ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको आज तक ऋण नहीं मिला है, ऐसे लोगों को ऋण दें। क्योंकि यदि आप देखें तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें करीब 7 सालों से काफी गतिविधियां हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और इन ट्रांजैक्शंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह ऐसे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इनको जोड़कर काफी अच्छा काम किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। ऐसे तरीके में ऋण दिया जाए ताकि ये ऋण वापस भी आए और उद्योग भी इसको बढ़ाएं, जिससे कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनमें और समृद्धि आए। जी सर, आपने जनधन खातों का जिक्र किया तो लगभग 47 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंच गई। अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ऐसे में सामाजिक योजनाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जोड़ना, ये भी आपको लगता है कि एक बहुत बड़े बदलाव की एक दिशा को दिखाता है? क्योंकि अब इस प्रकार के जो प्रयास भारत में बीते कुछ वर्षों में हुए हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ की जा रही है, और दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत जैसे बड़े देशों में ये व्यवस्थाएं कितनी बेहतरीन और पारदर्शी तरीके से चल रही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि अभी चंद दिन पहले आईएमएफ के जो एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह डिजिटल जो इकोनॉमी बनाई है उसकी काफी सराहना की है। क्योंकि आप ध्यान दें, बाकी हमारे यहाँ पे एक राज्य बाकी देशों की तुलना में करीब उतनी ही आबादी है। तो करीब एक ऐसा देश जिसमें कि 25-30 और देश समा जाते हैं, तो ऐसा एक बड़ा देश में इतना बड़ा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका करना, यही एक बहुत अहम काम है। जैसे आप कह रहे थे 45 करोड़ बैंक अकाउंट बनाए गए। इससे पहले 70 साल आजादी की हो गई, लेकिन इस तरह के बैंक अकाउंट नहीं बनाए गए। दूसरा, यदि आप ध्यान दें, कोरोना के दौर में ये बैंक अकाउंट बहुत काम आए, क्योंकि तब मैं वित्त मंत्रालय में था और अनुभव से कहता हूं कि यदि उस समय यदि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं होते तो इन गरीबों को हमें कैश देना पड़ता, और कैश लेने के लिए इन्हें लाइन में लगना पड़ता, और यदि लाइन में लगते फिर आप सोच सकते हैं कि महामारी कितनी फैलती। इसके मुकाबले हमने सीधा बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके ट्रांसफर कर दिया, तो उससे जो है महामारी के जो फैलाव में जो रुकावट आई, इसके कारण तो जनधन योजना के जो अकाउंट है उनका बहुत अहम भूमिका था कोरोना की महामारी को एक्चुअली उसका संक्रमण को काबू में रखने का। तो ऐसे ही भारत में अभी जो बाकी देश भी देख रहे हैं, जिस तरह के हमने फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमने कदम लिए हैं, ये एक मिसाल है बाकी और देशों के लिए। जी सर, एक फैक्ट ये भी है कि करीबन 25 लाख करोड़ से ज्यादा डीबीटी के माध्यम से जो सोशल स्कीम्स है उसका पैसा सीधे लोगों के खाते तक पहुंचा है, और इसके माध्यम से लगभग 2.22 लाख करोड़ रुपए तक सरकार के उस पैसे की बचत हुई है जो साइफन हो जाता था या भ्रष्टाचार में कहीं चला जाता था बिचौलियों के पास। आपको लगता है कि ये आंकड़े भी बहुत कुछ अपने आप में कहानी बयां करते हैं कि कैसे तकनीक के या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हमने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को लागू किया है, लोगों को एम्पावर्ड कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली से पैसा चलता नहीं है बल्कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। आपको ध्यान होगा जो करीब 80 के दशक में हमारे तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया यदि सरकार बांटती है
तो उस 100 रुपये का शायद 2 रुपया जो है हमारे गरीबों को पहुंचता है, यानी कि 98 रुपए एक्चुअली बाकी लोग जो जिस प्रणाली में थे वो खा जाते थे। इसके मुकाबले यदि आप देखें आज के तारीख में इसमें बहुत काफी इसमें सुधार आया है, जैसे आप कह रहे थे, और बाकी अर्थशास्त्रियों का भी विश्लेषण है, दर्शाता है कि करीब करीब 3 लाख करोड़ की जो इसमें इसका फायदा आया है। जो जैम ट्रिनिटी जो हम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल का जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी का अमल करने के कारण जो काफी लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का, तकनीक का जो इस्तेमाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत इसमें विश्वास करते हैं। तो उसी का फल है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कोरोना के दौर में इसका बहुत फायदा आया। मान लीजिए यदि आप हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम नहीं कर पाते और हमें यदि कैश देने पड़ते तो एक्चुअली बहुत दिक्कत आ जाती। तो ऐसे जो इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे कि लोगों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है, और जो मिडिल मैन जो कहते थे, जो एक्चुअली खा जाते थे, उसमें भी काफी कमी आई है। तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत जैसे देश में गरीबों को एक्चुअली पैसा पहुंचाना, उनके हाथ में सीधा पहुंचे, ये बहुत ही अहम है। जी सर, किस तरह से आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में जो बैंकों की प्रेजेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और शायद इसमें भी एक बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि लगभग 99% गांव में के पास 5 किलोमीटर के दायरे में कोई ना किसी प्रकार से बैंक या बैंकिंग जो एलाइड सेक्टर्स, उसकी पहुंच दिखाई पड़ती है। पोस्ट ऑफिसेस का जो पूरा नेटवर्क है उसको भी बैंकिंग सेवाओं के साथ में जोड़ा गया, और जिस प्रकार की भारत में बैंकिंग की मौजूदगी है वो तमाम देशों के मुकाबले, जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले अगर पर लाख के आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर। आपको लगता है कि ना सिर्फ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि दुनिया के मुकाबले भी नए मुकाम हासिल कर रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनमें पहुंच अभी है, लेकिन एक मुद्दा जिसमें अभी काम और करना है और सरकार काम कर रही है, जिसको मैं बतलाना चाहूंगा कि यदि हमारे जो गरीब हैं उनको ऋण पहुंचना, यदि आप औसताना देखें, मैं एक कंपैरिजन दूंगा आपको। यदि साउथ कोरिया को लें, साउथ कोरिया का जो उनकी आज़ादी भी हमारी 15 अगस्त 1947 को हुई, और वहां पे देखें तो 1960 में यदि आप देखें तो भारत में और साउथ कोरिया में जो है ऋण की जो जीडीपी के औसताना में करीब उतना ही था, 20%। लेकिन आज के तारीख में साउथ कोरिया लें तो साउथ कोरिया की जो ऋण है, प्राइवेट क्रेडिट जो बोलते हैं हम अर्थशास्त्री, वो करीब 200% है, यानी कि जीडीपी का 2 गुना। इसके मुकाबले भारत में अभी भी सिर्फ करीब 60% है, यानी कि 100 रुपया यदि जीडीपी है तो सिर्फ 60 रुपए जो है ऋण दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही 60 साल में हम पिछड़ गए हैं ऋण देने में, और जो गरीब हैं उनको ऋण देने में। और जैसे कि मैं पहले बंधन बैंक में रहा हूं, उनके बोर्ड में, और मैंने देखा है कि जब जो गरीबों को जब ऋण दिया जाता है, उससे जब उद्योग लगाते हैं और उससे जो समृद्धि आती है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो जो हमारी जो पोस्ट ऑफिस है और बैंकों को लेकर अभी एक बहुत अच्छा अवसर है, और ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो अभी डिजिटल जो बैंक बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है। मेरा ये दरख्वास्त रहेगा, मेरा एक्चुअली प्रार्थना रहेगा हमारे सरकारी बैंकों को कि ये जो अवसर आया है, इसको एक्चुअली इसका इस्तेमाल करें और गरीबों को ऋण दें। उनके पास अभी डेटा है, इसको अच्छे से डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह इसका इस्तेमाल करें, ताकि गरीबों को ऋण वो दे पाएं और अच्छी तरह समृद्धि ला पाएं। जी, और शायद स्वनिधि जैसी योजनाएं भी अपने आप में बहुत कुछ सरकार के प्रयासों को दिखा दी है। सर, एक और आंकड़ा, क्योंकि दुनिया के डिजिटल पेमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान लगभग 40% उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं भारत में ही दिखाई पड़ता है। तो ये भी हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की मजबूती है उसको भी दिखाता है, क्योंकि दुनिया के तमाम विकसित देशों में उस प्रकार की यूपीआई जैसी व्यवस्थाएं नहीं है जो हिंदुस्तान बेहतरी से चला रहा है। ये सही है, ये तो आप खुद महसूस करते होंगे आपके दैनिक जीविका में। यदि आप जाते हैं तो यदि एक फल खरीदते हैं या फिर एक गन्ना रस यदि पीते हैं मान लीजिए, या फिर जूस पीते हैं, तो आप उनको भी आप पेटीएम में या फिर गूगल पे के साथ एक्चुअली जो 10 रुपया 50 रुपया जो भी है वो दे देते हैं। ये तो बाकी किसी देशों में आज की तारीख में मुमकिन नहीं है। हमारे छोटे से छोटे व्यापारी आज की तारीख में जो यूपीआई है उसमें अपना पैसा लेते हैं।
तो ऐसा ये पिछले कुछ सालों में डिमोनेटाइजेशन के बाद और शुरू हुआ, और कोविड में इसमें काफी इसका और उसमें तेजी आई, तो इससे काफी फायदा हुआ है। मैं यही कहूंगा, दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे जो सरकारी बैंक हैं इसको, क्योंकि अभी इनके पास काफी डेटा आया है तो इससे इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना रहेगा कि हमारे सरकारी बैंक इन सब का ये जो अवसर प्रदान करते हैं उसका इस्तेमाल करें और ऋण दें। जो जैसे यदि आप देखें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उससे काफी फायदा आया है। मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड भी डाला था, ऐसे ही बाकी जो योजना है। तो इसी तरह हमारे सरकारी बैंकों को उनके लिए लाभदायक भी होगा यदि हम वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गरीबों को ऋण देने का प्रयास करें, तो अपने लिए भी वो फायदा करेंगे और गरीबों के लिए भी, उनके लिए भी समृद्धि लाएंगे। जी सर, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपको लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे जो आम व्यक्ति एम्पावर्ड हो रहा है, उससे ना सिर्फ उसकी जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग आ रही बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी एक फायदा दिखाई पड़ रहा है? जरूर। यदि आप अर्थव्यवस्था में देखें तो जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग, जो डिमांड कहते हैं, डिमांड जो है लोगों के हाथ में जब पैसा रहता है तो उससे बढ़ती है। और डिजिटल इकोनॉमी के कारण अभी जो है हमारे जो छोटे से छोटे व्यापारी हैं उनके पास एक अभी रिकॉर्ड आ गई है कि देखिए हमने इतने सारे पेमेंट्स हमने किए हैं डिजिटल इकोनॉमी के साथ, इतनी आमदनी हमारी आ रही है। ये जब वो बैंक को जाके दिखाते हैं तो उसको देखकर हमारे बैंक जो है ऋण दे सकते हैं, और ऋण देने के कारण उनके हाथ में और मतलब अपने उद्योग के लिए पैसा आएगा। तो जब ये जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये जब सागर भरेगा, जब ऐसे छोटे छोटे बूंद हमारे जो छोटे उद्योगपतियों की जो बूंद है वो साथ में आएगी, तब सागर बनेगा। तो उससे तो अर्थव्यवस्था में बहुत फायदा आएगा। और सबसे ज्यादा जो हमारे छोटे व्यापारी हैं और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अवसर है। तो ये तो अभी मेरे अनुसार अगला जो ये दशक है और आगे जो दशक है, 2 दशक भारत के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है। ये जो लिटरेसी है और गरीबों के लिए ऋण देने का, जो एक्चुअली हमारे सरकारी बैंक अच्छा काम करें तो जिस तरह की समृद्धि हमने कभी पहले नहीं देखी आजादी के बाद, ऐसा समृद्धि आ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्रमण्यम, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस विषय पर विस्तार बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपको साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. और ब्रेक के बाद अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास राज्य के गृह मंत्रालय का प्रभार है, इसलिए उन्हें भी निमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में 12,300 करोड़ रुपए की लागत वाले विद्युत उत्पादन संयंत्र का लोकार्पण किया। यह पावर स्टेशन स्थानीय विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने एटा में 419 करोड़ रुपए से अधिक की 255 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश के जाने माने जादूगर ओपी शर्मा का शनिवार देर रात निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले 77 वर्षीय ओपी शर्मा बीते कुछ माह से बीमार थे और कानपुर स्थित भूत बंगला में रह रहे थे। अपने जादुई हाथों के लिए मशहूर ओपी शर्मा देश के विभिन्न हिस्सों के साथ दुनिया के कई देशों में शो कर चुके थे। उन्होंने अपना आखिरी शो कोरोना के आने से पहले आगरा में सितंबर 2019 में किया था। कर्नाटक के हासन में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार हसनंबा मंदिर का दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अरसीकेरे के गांधीनगर में ऑटो की एक दूध वाहन से टक्कर हो गई। आमने सामने से हुई इस भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक प्रयागराज में शुरू हो गई है। सर संचालक मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके बैठक का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। उन्होंने अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने और शिवसेना के दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके के निर्विरोध विधायक चुने जाने का रास्ता साफ करने का अनुरोध किया है। ऋतुजा लटके शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा रविवार को डिब्रूगढ़ के मैजान इलाके में कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे मरम्मत कार्य की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। डिब्रूगढ़ में बीते कुछ दिनों से मौसम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के फांसी लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया है। एफएसएल की टीम ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्रों की शुरुआत की गई थी। इन केंद्रों पर उपयोगी जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कीमत की तुलना में 60 से 90% तक कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 223 जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 साल में इनमें से 100 से अधिक स्टोर में ताले लग चुके हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी की छत्तीसगढ़ से यह खास रिपोर्ट। लोगों को सस्ते दर पर दवाई मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी। योजना के तहत लोगों को 60% से 90% तक सस्ती दवा उपलब्ध होने लगी। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में 223 जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 साल में इनमें से 100 से अधिक स्टोर में ताले लग चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि छत्तीसगढ़ सरकार में जन औषधि केंद्रों के बजाय राज्य सरकार द्वारा संचालित धन्वंतरी औषधि केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। धन्वंतरी औषधि केंद्रों को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन अब अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जगह पर छत्तीसगढ़ सरकार के धन्वंतरी केंद्रों को देखा जाए तो पाएंगे कि जन औषधि केंद्र की दवाइयों और सर्जिकल सामानों के सामने राज्य की धन्वंतरी में दवा और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ता को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 70% छूट का लाभ मिलता है, जबकि जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाइयों पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार की धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में केवल 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री होती है, जबकि पीएम जन औषधि केंद्रों पर 1600 प्रकार की दवाइयां
और 250 से अधिक प्रकार के चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं। जो सेटबैक मिला वो सरकारी क्षेत्रों से मिला, अदरवाइज लोगों की अवेयरनेस और हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए उसमें प्राइवेट जनौषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ी और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हमारे 55 प्राइवेट जनौषधि केंद्र, निजी जनौषधि केंद्र काम कर रहे हैं। धन्वंतरी बेसिकली डिस्काउंट रेट पे दवाइयां लोगों को दे रही है। अब आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट में जो डिस्काउंट रेट पे जैसे सपोज कोई दवाई का दाम एमआरपी उसमें प्रिंट है 100 रुपए और 100 रुपए में वो 60 रुपए या 60% का अगर डिस्काउंट देता है तो वो दवा 40 रुपए में मिल जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ चलो मुझे सस्ती मिली, लेकिन ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिनका दाम जन औषधि में 10 या 15 रुपए है। तो डिस्काउंट के बाद में जो दवाई आपको 40 रुपए में मिल रही है, जन औषधि में उसका एमआरपी ही 10 या 15 रुपए है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां जन औषधि केंद्र चल रहे हैं वहां लोग बहुत खुश हैं। लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर दवाएं मिल रही हैं और जन औषधि केंद्रों से दवा लेने से लोगों के काफी पैसे भी बच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि बाजार में 5 गुना महंगा है दवाइयाँ और यहाँ पे मतलब टोटल रेट का 20% में मिल जाता है हमको और काफ़ी सस्ती पड़ती है ये। मैं यहाँ 2 साल से दवा ले रही हूँ। बाहर की जो दवा लेती थी वो मेरे को शुगर बीपी इनका बहुत महंगा पड़ता था, 1000-2000 में आते थे। यहाँ मेरा 200-250 में निपट जाते हैं। लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। लोग आते हैं अपनी महीने की दवाइयाँ लेके जाते हैं और वो खुद होके ही बताते हैं कि उनकी जो दवाइयों में उनकी कम से कम 70 से 80% तक इसमें बचत होती है। ऐसे में जाहिर है राज्य में लगातार बंद हो रहे प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। लोग महंगी दवा खरीदने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र खोलकर जनता को बड़ी राहत दी है। जो लोग बाहर से दवा 2000 में लेते थे वही जन औषधि केंद्र में 200 में ले रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने वहां के राष्ट्रपति अब्देल फातेह अल सीसी से मुलाकात की है। और बात चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां महासम्मेलन रविवार को शुरू हो गया है। एक सप्ताह तक चलने वाली इस अहम बैठक में पार्टी के लगभग 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आरंभ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन से हुआ। उन्होंने चीन की विवादित जीरो कोविड रणनीति का बचाव किया। इस नीति की वजह से लगी कड़ी पाबंदियों को लेकर चीन में काफ़ी असंतोष देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में इस रणनीति को वायरस के विरुद्ध जन आंदोलन करार दिया। राष्ट्रपति शी ने हांगकांग और ताइवान पर चीन का पक्ष दोहराया है। गौरतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी की इसी बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी को रिकॉर्ड तीसरी बार चीन की कमान सौंपने का फैसला हो सकता है। इस प्रस्ताव को पार्टी प्रतिनिधियों की मंजूरी मिलने के साथ ही शीर्ष नेताओं के 10 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा देने का 3 दशकों से अधिक समय तक चला आ रहा नियम टूट जाएगा। खबर खेल की। आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। मुकाबले के पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एशिया कप 2022 की विजेता टीम श्रीलंका को नामीबिया के हाथों 55 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने श्रीलंका के सामने 164 रन का लक्ष्य रखा। मुकाबले में नामीबिया की टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसकी बदौलत नामीबिया ने आखिरी 5 ओवर में 68 रन बनाए। वहीं नामीबिया द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सकी और निराश करके वो वापस गई। श्रीलंका की टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 108 रन पर ही पूरा मैच गंवा बैठी। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन दसून शनाका ने बनाए। उन्होंने इस मुकाबले में 29 रन की पारी खेली। तो खेल की इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे